नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। तो राष्ट्र धर्म में बात करेंगे महाराष्ट्र में उठ रहे सियासी बवंडर की। दरअसल महाराष्ट्र में सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सोमवार शाम को यानी कल शाम को एक रैली निकालेंगे और इस दौरान वो संबोधित भी करेंगे। और इसी बीच महाराष्ट्र का सियासी संकट दो बयानों के चलते और अधिक बढ़ गया है। पहला बयान शिवसेना सांसद संजय राउत का है। एक कार्यक्रम में संजय राउत ने कहा कि गुवाहाटी से सीधे 40 विधायकों का शव मुंबई आएगा, जिसे पोस्टमार्टम के लिए विधानसभा भेजेंगे। और इसी बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र के डीजीपी और मुंबई पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में कहा है कि विधायकों को उचित सुरक्षा मुहैया कराई जाए। बहरहाल एकनाथ शिंदे के साथ गए शिवसेना के 15 अभागी विधायकों को केंद्र सरकार ने Y+ सुरक्षा दी है। अब इन्हें सीआरपीएफ की सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है। इन विधायकों के घरों पर भी सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं। विधायकों के घरों और दफ्तरों पर शिवसैनिकों के हमले के बाद यह फैसला लिया गया। तो दूसरी ओर दूसरा बयान आदित्य ठाकरे का सामने आया। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को लेकर खुलासा किया। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे को 30 मई को ही मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया गया था उद्धव जी की ओर से, लेकिन उन्होंने इसके बाद भी बगावत की। इस बीच रविवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार राजधानी दिल्ली पहुंचे। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे और उनके साथ गुवाहाटी गए अन्य विधायकों ने एक नया गठबंधन बनाने के लिए कहा है, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस की नीति हमारी ओर से बनाई गई गठबंधन सरकार का समर्थन करने के लिए स्पष्ट है। हम अंतिम समय तक सीएम उद्धव ठाकरे का समर्थन करेंगे। और इसी बीच महाराष्ट्र का ये पूरा सियासी ड्रामा सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है, जहां पर एकनाथ शिंदे ने 2 अर्जियां लगाई है। पहली अर्जी जो है वो जो बागी विधायकों को अयोग्य करार देने की जो अर्जी थी, जो नोटिस दिया गया था उसको लेकर थी, उसके विरोध में। और दूसरा अजय चौधरी को नेता बनाए जाने के विरोध में ये अर्जी लगाई गई। ये बात सच है कि एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो गए हैं, इनसे बहुत से लोगों ने यहाँ एक नया गठबंधन करने की बात कही है। ये तो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और जहाँ तक हमारी पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस के नेता, यही सूची पार्टी के नेता आज सुबह मुझे मिले थे। इनकी और हमारी नीति साफ है कि ये कोalition गवर्नमेंट हम लोगों ने वहाँ प्रस्तावित किया, उसको पूरी तरह से सहयोग देना ताकत है। देखिए, जिस तरह से ईडी का इस्तेमाल, आईटी और सीबीआई का इस्तेमाल ये पूरे देश भर में हो रहा है, इससे एकदम साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी बाय हुक और क्रूक सत्ता में रहना चाहती है, सत्ता अपनाना चाहती है। ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश में किस तरह से इन्होंने किया, कर्नाटका में किस तरह से इन्होंने किया, मेघालय, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मैं आपको जो बोलूँ 1 डज़न एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ जहाँ पे इन्होंने सरकारें गिराने का, अपनी सरकारें बनाने का काम इन्होंने किया है। अब सब जगह जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। अभी जितने लोग शिवसेना से वहाँ पे गए, टूट के गए हैं, हम लोग को पता चला कि 13 लोगों के खिलाफ ईडी के जो है केसेस दर्ज करने के लिए फाइलें रेडी करके उनको थ्रेटन करके ये उन्होंने शिवसेना के अंदर जो है फैक्शनलिज्म स्टार्ट करवाया है। सर, अभी सिंधिया जो है तो अभी पूरा पार्टी को अपनाने जा रहा है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? जैसा बाल ठाकरे साहब के फोटो लगाकर उसको इस्तेमाल करके शिवसेना हमारा ही बोलकर सिंधिया बोलने जा रहे हैं, इसके देखिए, एक तो जो है ये उनका अंदर इंटरनल मामला है, लेकिन हम लोग यही कहेंगे कि जिस तरह लेके गया उसके बाद आसाम लेके गया, और आसाम में जिस तरह से बाढ़ आई हुई है, जितना फ्लड्स वहाँ पे चल रहे हैं, कई डिस्ट्रिक्ट्स डूब चुके हैं, लोगों को खाने के लिए खाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, उस तरीके की हालात है वहाँ पे। ऐसे हालात में जो है एमएलएस को ले जाके ख़रीद फरोश करना, उनको डराना धमकाना, ब्लैकमेल करने का काम ये कर रहे हैं। और ये जिन के साथ अलायंस में गए हैं वो पार्टी को इन्होंने ख़त्म करने का काम इन्होंने किया है। भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ जो है पावर शेयर नहीं कर सकती, वो सिर्फ अपने में पावर सारा रखना चाहती है। इसी चक्कर में उन्होंने कई दलों को ख़त्म किया, इसी चक्कर में शिवसेना को भी ख़त्म करने की वो कोशिश कर रही है।
तो महाराष्ट्र में जारी सियासी बवंडर में लगातार एक के बाद एक अपडेट सामने आ रहे हैं और अभी दो ऐसे बयान हैं जिसको लेकर पूरी सियासत और ये जो ड्रामा है वो और ज्यादा बढ़ गया है। उन्हीं बयानों पर और इस पूरे सियासी ड्रामे पर चर्चा कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सुरेंद्र कुमार सिंह जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ आकांक्षा मिश्रा जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और प्रियल आनंद जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले आकांक्षा मिश्रा जी आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि महाराष्ट्र में पूरी सियासत चल रही है, सियासी ड्रामा महाराष्ट्र और गुवाहाटी के बीच में चल रहा है, लेकिन इन दोनों जगह में बात जो की जाए वो इस कदर आ गई है कि संजय राउत कह रहे हैं कि एक इशारा करने की देर है, हमें 40 विधायकों के शव आएंगे। क्या मतलब था इस बयान का? जी मैम, सबसे बड़ी बात मैम देखिए, इस समय जो महाराष्ट्र में राजनीति को लेकर सियासी चाल मचा हुआ है, ये हमारे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है ना। इस समय आप देखेंगे, अगर महाराष्ट्र की जनता बेरोजगारी से लेके तमाम सारे मुद्दों पे अगर बात की जाए तो बेरोजगारी से लेके कोविड में जो उन्होंने अपनी फैमिली खोए, टीकाकरण को लेके है ना, बहुत सारी शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, बहुत सारी ऐसे मुद्दे हैं कि महाराष्ट्र की जनता जो है इसमें त्रस्त है। और इस समय जो है एकनाथ शिंदे जी, जो कि इस समय आप देख ही रहे हैं बागी नेता के रूप में उभर के आए हुए हैं, तो आप सोचिए ना कि उद्धव ठाकरे और शिंदे जो इस समय दो गुट बचे हुए हैं आपसी सत्ता काबिज करने के लिए, इसके बीच में कौन पिसता है? हमारी पब्लिक पिसती है। और इस समीकरण को अगर देखा जाए तो सिर्फ वन लाइन में कहा जा सकता है कि बीजेपी जो है, जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं रहती है वो एन केन प्रकार कुछ ना कुछ वो ड्रामा करती है ना। अब चूंकि मध्य प्रदेश और कर्नाटका में जिस तरह से जो है बीजेपी की इमेज बनी, वो जान गए कि आने वाले समय में अगर हमें अपनी बहुमत की सरकार बनानी है तो वो जान गए कि हमारा इस तरह का इमेज बहुत ही गलत समाज के बीच में जा रहा है मैसेज। तो उन्होंने इस शिंदे को जो है भड़का गया, जितने भी इस समय गुवाहाटी में छिपे हुए हैं। संजय राउत जी ऐसे नहीं इतने भड़काऊ बयान दे रहे हैं कि जो है इनका पोस्टमार्टम के लिए हम इनको विधानसभा भेजेंगे। और कुल मिला के आप देख रही हैं इस समय अपडेट इस महाराष्ट्र में जो चल रहा है, जितनी भी सरगर्मियां तेज हुई हैं, हर अपडेट आ ही रहा है कि इस समय का जो दो गुट भिड़ गया है सत्ता को लेके, है ना। तो हम तो यही कहना चाहते हैं मैम एंकर जी कि जब इलेक्शंस होते हैं और जीते जाते हैं तो जनता इस तरह का प्रदर्शन या इस तरह का वाद विवाद या टिप्पणियां सुनने के लिए सरकार नहीं बनाती है, चाहे वो गठबंधन की सरकार हो, चाहे वो प्रचंड बहुमत किसी एक तरफा की सरकार हो, है ना। तो इस जो जितने बागी नेता और विधायक इसमें हुए हैं, थोड़ा अपने व्यक्तित्व और अपने गिरेबान में झांक के देखें कि इनको हमारी जनता ने किस लिए विधानसभा में भेजा था या किस तरीके से इनको जो है बनाया जाता है मंत्री, नेता, विधायक या सांसद जो भी हो। बहुत ही बेकार मैसेज जा रहा है, बहुत ही और आसान। ठीक है आकांक्षा जी, लौटूंगी मैं आपके पास एक बार फिर से। ठीक है, छिपे हुए हैं। ठीक है, आ रही हूँ एक बार फिर से। आ रही मिश्रा जो आपके पास। सुरेंद्र सिंह जी, पूरा का पूरा जो सियासत का ये खेल चल रहा है, इसमें जो महाविकास अघाड़ी सरकार है वो बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। आदित्य ठाकरे का भी एक बयान सामने आया कि अगर बीजेपी इस खेल में शामिल नहीं है तो आखिर क्यों वो नेताओं से मिल रही है, क्यों शिंदे गुट के नेताओं से मिला जा रहा है, क्यों मुलाकात की जा रही है बीजेपी की ओर से, बता दे जरा। कांग्रेस ने देश के आकांक्षा मिश्रा जी, आ रही हूँ मैं आपके पास एक बार फिर से। आकांक्षा मिश्रा जी, आ रही हूँ एक बार फिर से आपके पास। आ रही हूँ। हर एक तबके के मुद्दे को लेके जिस तरह हमारे जितने भी बदतमीजी और जमीनी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ ये बदतमीजी हो रही है। ठीक है आकांक्षा मिश्रा जी, आवाज मिल पा रही है ना आपको? आ रही हूँ मैं आपके पास एक बार फिर से आ रही हूँ। सुरेंद्र जी, जिस प्रकार से कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पे आकांक्षा मिश्रा जी अभी आप जो अपना भाषण देना शुरू की, नॉन स्टॉप भाषण जो देना नहीं हो, मुझे भाषण देने का कोई नहीं शौक है। सॉरी। आ रही हूँ आकांक्षा मिश्रा जी, आ रही हूँ। पहले उनकी बात पूरी होने दीजिए, स्टार्टिंग कमेंट होने दीजिए, आऊंगी आपके पास एक बार फिर से। आकांक्षा मिश्रा जी, बीच बीच में मत टोकिए। महाराष्ट्र की सरकार जिस समय घमासान बचा हुआ है, हर व्यक्ति जान चुका है, जो एक पब्लिक है वो जान चुकी है, वो अवेयर हो चुकी है, चाहे वो किसी भी राज्य की पब्लिक हो।
कि ठीक है आकांक्षा मिश्रा जी, बीच बीच में मत रोकिए और हर किसी का कमेंट पूरा होने दीजिए। आकांक्षा मिश्रा जी, आकांक्षा मिश्रा जी, भी ड्रामा करने से बात नहीं आती है ना। मोदी जी अभी जर्मनी से लाइव हो रहे हैं। आकांक्षा मिश्रा जी, सभी का स्टार्टिंग कमेंट होने दीजिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत तरीके से करेंगे। अभी रुकिए, अभी सुन लीजिए एक बार उन्हें। बिजली और कोविड प्रोटोकॉल और हर जगह में डिजिटल पेमेंट की बात कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि कोई आम व्यक्ति बीजेपी की सरकार संतुष्ट है। आप कैसे ऐसे स्कीम ले आ रहे हो, है ना। आपको है ना। चलिए, तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। संपर्क उनसे टूट गया, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी संकट जो लगातार जारी है, अब ये जो सियासी संकट है वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट की ओर से जो अर्जी है वो लगाई गई है। महाराष्ट्र का राजनीतिक संग्राम सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं लगाई गई है। अगर याचिकाओं की बात करें तो इसमें बागी विधायकों ने अयोग्यता की कार्रवाई शुरू किए जाने की चुनौती दी है। याचिका में विधानसभा में शिंदे की जगह किसी और विधायक को शिवसेना विधायक दल का नेता और चीफ व्हिप बनाने को भी चुनौती दी गई है, यानी कि डिप्टी स्पीकर के अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण को मुद्दा बनाया गया है। अब इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि शिंदे गुट ने अपनी याचिका के प्रति पहले ही प्रतिवादी महाराष्ट्र सरकार को भेज दी है ताकि कोर्ट में नोटिस का समय बच सके। मामले को सुप्रीम कोर्ट में कल ही सुबह 10-10:30 बजे अवकाशकालीन बैठक पीठ और रजिस्ट्रार के सामने अर्जेंट सुनवाई के लिए मेंशन किए जाने की उम्मीद है। हो सकता है कि इस पर तत्काल प्रभाव से कल ही सुनवाई हो। अब ये पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और दूसरी तरफ शरद पवार के घर पर भी मंथन जो है वो हुआ और उस मंथन में ये मंथन किया जा रहा है कि अब डिप्टी स्पीकर के पास क्या अधिकार है। चलिए, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। आकांक्षा मिश्रा जी, मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, पहले सुन लीजिए सभी को, उसके बाद मैं एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास। बीच बीच में मत टोकिए। सुरेंद्र जी, अपनी बात पूरी करें। हाँ जी, जिस प्रकार से आकांक्षा मिश्रा जी ने अभी अपनी बातों को रखा, नॉन स्टॉप भाषण दिए, इससे कोई देश का भला होने वाला नहीं है। भला करने के लिए आपको देश के सोचना पड़ेगा। क्या आप भूल गए कि 25 जून को इस प्रकार से संघ का हत्या कर दिया गया, आपातकालीन घोषणा कर दिया गया, काला दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसको आप भूल गए क्या? सुरेंद्र कुमार जी, सभी को याद है इमरजेंसी का क्या हुआ, लेकिन अभी मुद्दा इमरजेंसी नहीं है। कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं। आकांक्षा मिश्रा जी, आ रही हूँ मैं आपके पास। आकांक्षा मिश्रा जी, बीच बीच में मत टोकिए, मैं आ रही हूँ आपके पास। और सुरेंद्र कुमार जी, मुद्दे पर रहिए। सुरेंद्र कुमार जी, मुद्दे पर रहिए। मेरा सवाल जो है उसका जवाब दीजिए। इमरजेंसी पर जाने की जरूरत नहीं है। इमरजेंसी में क्या हुआ था क्या नहीं, उसको वो सब जानते हैं, वो सब जानते हैं। मुस्कान जी, मैं तो याद दिला रहा हूँ, जिस तरह से नॉन स्टॉप भाषण देना शुरू किए उसका मैं याद दिला रहा हूँ। ठीक है, देखिए मुस्कान जी, जिस प्रकार से संजय रावत जी, जिस प्रकार से उन्होंने बयान जारी किया, गुवाहाटी से 40 जो है विधायक, जो जनप्रतिनिधि है, जो 2-3 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, वो अपनी आजादी के लिए, उन लोगों की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस प्रकार के अंदर का हत्या किया गया, जनादेश मिला था भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को, और इस प्रकार से सिर्फ अपनी सत्ता के लिए, अपना सीएम पद के लिए उन जनादेश का हत्या कर दिया गया। और आज महाराष्ट्र के अंदर आज सरकार ने अराजकता सरकार में जो ऑफिस को तोड़ा गया, तमाम जो दंगे का जो बात यहाँ पे आया, आप पिछले कई दिनों का भाषण उठा के देख लीजिए किस प्रकार से संजय जी ने भाषण दिया कि अभी मैं शांत हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरा सिर्फ सैनिक वैसा कर सकता है। तो ये तमाम ऐसी चीज थी जिनसे कि लोगों के अंदर जो है एक अराजकता फैलाने का जो काम उन्होंने किया, लोगों को उठाने का जो काम किया। सबसे पहली चीज तो यह है कि संजय जी के ऊपर जो एफआईआर
दीजिए फिर आप FIR दर्ज। ठीक है सुरेंद्र कुमार जी, आ रही हूँ आपके पास। प्रियलानंद जी, बतौर राजनीतिक विश्लेषक आप इस पूरे मसले को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि जो इस समय कानूनी कार्रवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में ये मसला पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट ने 2 याचिकाएं लगाई है और दोनों ही याचिकाएं काफी अहम है। दूसरी तरफ शरद पवार जो है उनके घर पर इस तरीके से बंधन किया जा रहा है कि आप डिप्टी स्पीकर के पास कानूनी अधिकार क्या है। और इसी बीच संजय राउत का एक बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि गुवाहाटी से 40 विधायकों के शव वापस आएंगे। आखिर राजनीति में सत्ता का लोभ इतना भी क्या कि आप ये भी ना समझ पाए कि आप कह क्या रहे हैं? देखिए मुस्कान जी, चीजों के 2 पहलू होते हैं और हर पहलू को देख करके ही हमें ये समझना चाहिए कि चीजें की जो ये तर्कता जो आज सरकार के अदर गवर्नमेंट, उनकी ये सारी चीजें कहाँ तक जा रही हैं। जहाँ तक बात है सियासी मामलों का, तो मसला तो ये भी था कि संजय रावत जी ने अग्री जो उन्होंने अपनी वाक्या जो बोली वो बिल्कुल उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। कहीं ना कहीं उनको भी अपनी मर्यादा एक निलंबित तौर पर याद रखनी चाहिए थी। लेकिन जहाँ तक एक देखिए कि एक राज्य सरकार जहाँ एक गवर्नमेंट फॉर्म होती है, वहां से ये बागी नेता भागकर दूसरे राज्य में जाते हैं, फिर वहां से अन्य राज्य में निलंबित करते हैं। इनका क्या मतलब समझा जाए? कहीं ना कहीं आप अपने राज्य के अंदर ही आकर के आपकी जो एक वार्तालाप होगी, आपकी जो समस्याओं का जो हल होगा, निवारण होगा, वो आपको अपने ही घर लौट कर होगा। आपकी सरकार वहां नहीं जाएगी। तो कहीं ना कहीं सियासी मामलात की जो गर्मा गर्मी है वो दोनों तरफ से की गई है। अगर देखा जाए तो सबसे पहले उद्धव ठाकरे जी ने बहुत ही नरम दिल से, बहुत ही प्यार से अपने बागी नेताओं को अपील किया, समझाने की कोशिश की, सारी चीजें की। आज अगर आपकी सरकार उठ करके आपके नाक के नीचे से दूसरे राज्य में बैठ करके आपकी सरकार को गिराने का प्रयास करे, तो हर एक इंसान की सीमा की एक मर्यादा होती है। वो मर्यादा कहीं न कहीं शिंदे जी ने एक उल्लंघित तौर पर देखा जाए तो कहीं शिंदे जी ने बहुत निलंबित तौर से पार कर दिए हैं। तो जहाँ तक इन सियासी मामलों का अभी जो रूबरू हो रहा है, अभी जो हलचलें देखने को मिल रही है, ये बहुत ही एक शर्मनाक चीज है कि आज सरकार क्या उतनी उपयुक्त नहीं थी जो आपको दूसरे जिले में जा करके या दूसरे राज्य में जा करके बैठ करके अपनी बातें कहने का आपको विचार, क्या आपके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं था, क्या आपके अंदर इतनी समक्षता नहीं थी कि आप अपनी बात ऑन द टेबल डिप्टी गवर्नर के पास रख सके, अपनी बात राज्यपाल तक पहुंचा सके। तो बहुत सारी चीजों को आपको देखनी पड़ेगी और बहुत सारी चीजों का अभी तक आकलन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आकांक्षा मिश्रा जी। मैम देखिए, अभी इनकी बात को सुना जाए और जो बैठे हुए हैं अदर पर्सन, सॉरी मैं नाम तो नहीं जानती, लेकिन जो भी महाशय हैं, है ना, और जो भी ये सुरेंद्र नाम है, राजनीतिक ध्रुवीकरण या जो भी ये इतनी सियासी उछाल मचा हुआ है महाराष्ट्र सरकार में, है ना। प्रश्न और विचारणीय क्वेश्चन करने लायक यहाँ पे ये है कि शिंदे जी को इस समय बहुत बढ़िया मोहरा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। और शिंदे का कौन इस्तेमाल कर रहा है, उनको कौन जो है महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ पूरा का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी सरकार है, आकांक्षा मिश्रा जी, महाविकास आघाड़ी सरकार जो है, शिवसेना जो है, उनको अपने विधायकों को संभाल कर रखने की जरूरत नहीं है क्या? कोई भी बाहर से आएगा और आपके विधायकों को ऐसे तोड़कर ले जाएगा, ये कैसे संभव है? या तो आपकी पार्टी में कोई खामियां होंगी। मैम देखिए, पार्टी में खामियां नहीं है, इस समय मौजूदा जो राजनीतिक परिस्थितियां चल रही हैं उन सब पे बहुत मंथन और विचार करने का समय आ गया है ना। और जितने भी ये सत्ता के लालच में इस तरीके का ये गेम खेल रहे हैं,
तो पब्लिक सत्ता सब सत्ता के जानती लालच है। में तो शिवसेना भी है ना, कांग्रेस भी है, सत्ता के लालच में तो एनसीपी भी है। अब देख लीजिए, सत्ता के लालच में ये तक कह दिया कि आप आइए मुंबई में, गुवाहाटी से 40 विधायकों के शव आएंगे, ये तक कह दिया गया। ये तक कह दिया गया कि आप आइए विधानसभा में आकर दिखाइए। सत्ता के लालच में ही तो जनादेश का हत्या कर दिया। जनादेश तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला था और आ रहे हैं सरकार सुरेंद्र जाके कुमार जी, आ रहे हैं। बनाए शिवसेना और कांग्रेस के साथ। ठीक है, बात पूरी होने दीजिए। आकांक्षा जी, अरे सर, आप जनादेश का क्या, आप तो लोगों के अधिकारों का, आप लोगों के कर्तव्यों का, आप लोगों की मूलभूत सुविधाओं का हत्या कर रहे हैं। तो आप उस पे पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि आप क्या क्या कर रहे हैं। मौजूदा परिस्थितियां सबसे वाकिफ है, किसी से छुपी नहीं हो, चाहे आज कोई नेता हो या जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग हो, सभी लोग वाकिफ है कि ये जितने भी ये ड्रॉबैक दिख रहा है इस समय, इसका सीधा सा असर सिर्फ भुक्तभोगी हम जैसी जनता ही होती है ना। हम भी बहुत मिडिल फैमिली से उठ के ऊपर आए हैं, ऐसे नहीं आए हैं। हम लोगों ने जीवन में बहुत सारी चीजों को जूझा है, बहुत सारी चीजों को देखा है, इसलिए बहुत ज्यादा हम पेपर वर्क पे नहीं जाते हैं, बहुत ज्यादा भाषणबाजी नहीं करते हैं, है ना। हम लोग बहुत नीचे से उठ के इस समय जो है आए हुए हैं, अपनी चीजों को रखते हैं, या जो भी मुझे पद मिला है, तो सारी चीजों से मैं अवगत हूँ, है ना। तो मैं बहुत ज्यादा उस पे बयानबाजी है, बहुत ज्यादा मैं उस पे शो ऑफ पे नहीं जाती हूँ। आप ऐसे कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या करना और लोगों के अधिकारों की हत्या करना, तो शायद बीजेपी सरकार से अच्छा कोई जानती ही नहीं है। और इस समय जो मौजूदा समय में जो चीजें हो रही है ना, इस समय लोगों को आमने सामने बात करने की जरूरत है। सेना भी कहाँ पीछे है, ये तो बता इस दीजिए। समय लोगों को आमने सामने बात करने की जरूरत है। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी अभी कल आएगा, लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि आप कम से कम अपनी पद का, जो इसमें महाराष्ट्र में जो चीजें हो रही हैं, उस पे थोड़ा आमने सामने आके इनको बहुत पहले ही बात करना चाहिए था, जब इनकी सरकार बनी थी। लेकिन अब आप जो है इतना विचलित होके अब आप इस तरह के खेल कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। आखिर जितने भी विधायकों की सिक्योरिटी के लिए बात कही गई है, वो किस लिए की जा रही है, इसका क्वेश्चन है किसी के पास? उनको ऐसी क्या वजह थी कि महाराष्ट्र छोड़ के उनको आसाम की राज गुवाहाटी में जाना पड़ा? और स्थितियां आपको, सरकारें बनी हुई हैं, आप और मुद्दों पे नहीं बात कर सकते, आप बेरोजगारी पे नहीं बात करेंगे, आप शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, आप कोविड में क्या हुआ आपदा प्रबंधन को लेके आप उस पे बात नहीं करेंगे, आप अपने युवाओं को कितना रोजगार दे रहे हैं आप उस पे बात नहीं करेंगे, है ना। आप लोकल ट्रेन और जो भी ट्रांसपोर्टेशन को लेके वहाँ पे आकांक्षा मिश्रा जी सुनिए, मुद्दे पर रहिए। मैं बार बार आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुद्दे को भटकाने की कोशिश मत करिए। बेरोजगारी, महामारी, इन सब चीजों पर मत जाइए, महाराष्ट्र पर रहिए और तथ्यों पर बात करिए। सिर्फ बीजेपी पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ बीजेपी पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। आकांक्षा मिश्रा जी, मैं ये महाराष्ट्र की मौजूदा परिस्थितियां पे ही बात कर रही हूँ। और रही बात जो भी ये बेरोजगारी, शिक्षा, ये हर राज्य के ये मुद्दे हैं, है ना। तो ध्यान देने योग्य बात है कि जो सरकारें बनी हुई हैं, सबको अपना अपना काम करना चाहे। अब आप बैकडेट से बीजेपी ये जाने कि हम किस नेता को किस रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो है अविश्वास प्रस्ताव ले आके, या आप सरकार पे प्रश्न उठा के, उनके आप सत्ता पे ही प्रश्न उठा के उनको आप बागी कर देंगे, और बागी करके आप ये सोचेंगे ठीक है, सुरेंद्र कुमार जी जवाब दे दीजिए बनाने के लिए। ठीक है, सुरेंद्र कुमार जी जवाब दे दीजिए। इस तरह का देखिए काम नहीं चलता है। वोट देता है आदमी अपने अधिकारी के लिए, देता है अपने मुद्दे के लिए, अपनी जरूरती अपने दैनिक जीवन की चीजों को पूरा करने के लिए। ठीक है आकांक्षा मिश्रा जी, ठीक है, आ रही हूँ फिर से आ रही हूँ आपके पास, लौट रही हूँ। ठीक है, लौट रही हूँ। सुरेंद्र कुमार जी, सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी करवा रही है जो करवा रही है। कौन किस मुद्दे पे काम कर रहा है, कौन किस मुद्दों पे क्षेत्रीय और कौन किस मुद्दों पे अपने विधानसभा क्षेत्रों में एक्टिव है, ऐसी बात नहीं है मैम। मुद्दे तो वही रहते हैं और मुद्दों से ही राजनीति की जाती है। आकांक्षा मिश्रा जी, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? मुझे लग रहा है आपको मेरी आवाज नहीं मिल रही है। सुन रहे हैं आप मुझे? हेलो, सुन पा रहे हैं ना आप मुझे? हाँ, तो सुन पा रहे हैं। तो जब मैं रोक रही हूँ तो सुरेंद्र कुमार जी से मैं जवाब ले रही हूँ, पहले उनसे जवाब ले जो बैठी इसका जवाब दे। मैं उन्हीं से जवाब ले रही हूँ, तो यही जनता को जवाब उन्हीं से जवाब ले रही हूँ। हाँ, उन्हीं से जवाब ले रही हूँ। सुरेंद्र कुमार जी। मुस्कान जी, नॉन स्टॉप जो है ना, मतलब आप छूट दिए हुए हैं, और जब हम बोलते हैं तो आप हमको रोक देते हो। ये
ये अच्छी बात नहीं है मुस्कान जी। आप हमको भी पूरा सुरेंद्र मौका कुमार दो जी, बोलने के लिए। सुरेंद्र कुमार जी, तो डिबेट करने का तरीका है। मैं बहुत देर से रोक रही हूँ उन्हें, आप भी देख रहे हैं। बहरहाल इन मुद्दों पर छोड़कर अपनी बात रखें और मुद्दे पर बात रखिए। मैं मुद्दे पे ही तो बात रखा हूँ, लेकिन अगला जो हमारे विपक्ष के नेता है उनको भी तो मुद्दे पे बात रखना है ना। वो नॉन स्टॉप बोलते जाती है, बोलते जाती है। इतनी देर से मैं इश्यूज पे ही आकांक्षा बात कर मिश्रा जी, रही आ रही हूँ आपके मैं पास। तो बीच issues बीच पे में ही मत बात टोकिए। कर रही हूँ सर। बीच मैं बीच तो में मत किसी टोकिए का आकांक्षा क्वेश्चन नहीं मिश्रा जी। उठा रही हूँ। बीच बीच में मत टोकिए, उनकी बात पूरी होने दीजिए। सुरेंद्र कुमार जी। हाँ जी, देखिए जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से जो महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से एक माहौल खराब होने का जो काम हुआ है, वहाँ का जो स्थिति आज जो खराब हुआ है, उसका कहीं न कहीं जो कारण है, क्योंकि देखिए एकनाथ शिंदे जी और शिवसेना का ये मामला है। जिस प्रकार से आकांक्षा जी ने कहा कि ये तमाम ऐसे लोग हैं, ये सारे अच्छे लोग हैं और बीजेपी को जो है इन्होंने गलत ठहरा दिया। लेकिन इसमें बीजेपी का कहाँ रोल है, मैं ये सवाल जानना चाहता हूँ। पूरा बीजेपी का ही रोल है, वरना आप सोचिए ना कि इलेक्शन हुए, बहुमत से सरकार बनी, गठबंधन की सरकार है, लोगों ने वोट दिए, सरकार अपने काम कर रहे हैं, क्या ऐसा बीच में आ गया? हाँ, आप बताइए ना कि जब सारी चीजें प्रोसीजर में सिस्टमैटिक से लोकतंत्र में जो एक लोग सिस्टम से चुनाव होता है, सिस्टम से सरकारें बनती हैं, चाहे वो गठबंधन की सरकार हो, चाहे वो किसी की सरकार हो, तो ये सारी चीजें दिक्कतें क्यों आती हैं? क्वेश्चन इज वेरी सीरियस। सारे चीज यहाँ पे विचार करने का प्रश्न है, बात करने का प्रश्न है। महाशय जी, आप चिंतित मत। महाराष्ट्र में आपका कितना विधायक था, आप हमको बताइए। बनती है। अब वो समय गया कि लोग अगर पढ़ रहे हैं तो राजनीति नहीं कर रहे हैं। एक बच्चा भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है, एक बच्चा भी पढ़ता है। आकांक्षा मिश्रा जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? मैं आ रही हूँ सुरेंद्र कुमार जी। सुरेंद्र कुमार जी, अभी फौरन आ रही हूँ आपके पास, फौरन आ रही हूँ। आकांक्षा मिश्रा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? इनकी बात आकांक्षा मिश्रा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? इन शॉर्ट आप बोल दीजिए क्या? आकांक्षा मिश्रा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? की चीजें आएंगी तब आप बोल लीजिए ना। सिर्फ आप बीच यहाँ बीच पे में बैठ मत करके बोलिए। भाषण नहीं दे रही है, बाकी लोगों को भी बुलाया गया है बोलने आ के रही लिए। हूँ प्रियलानंद जी, आ रही हूँ। अगर आपकी चीजें हैं तो आप अपनी तर्क और वितर्क अपने तक आ रही अपने हूँ टाइम में प्रियलानंद जी, आ रही यू हूँ। आर नॉट अवेयर अबाउट योर एक्सटेंशन ऑफ योर टाइम लिमिटेशन। प्रियलानंद जी, आ और रही हूँ। आप यहाँ राजनीतिक विश्लेषक और राजनीति ठीक है, ठीक है। आ रही हूँ प्रियलानंद जी, आ रही हूँ। आकांक्षा मिश्रा जी, आकांक्षा मिश्रा जी, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो आपसे कुछ कह नहीं हूँ। ठीक है प्रियलानंद जी, आ रही हूँ। You are trying to be the center of attraction, which rather than you are distracting them. प्रियलानंद जी, I won't do any to limelight. ठीक है, आ रही हूँ आपके पास। आकांक्षा मिश्रा जी, अब मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है आपसे। आकांक्षा मिश्रा जी, मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अपने समय में बोलिए तो बोलिए, वरना आप मत बैठिए डिबेट में। You are actually briefing the issues which is everyone into their own mind. आ रही हूँ प्रियलानंद जी। आकांक्षा मिश्रा जी, मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है आपसे, अब नहीं बोलूंगी मैं आपको। ठीक है, आप लोग को मुझसे प्रॉब्लम है, ठीक है। मुस्कान जी, आप इन्हीं दोनों लोग से आंसर दीजिए, अब मैं शांति से बैठूंगी, ठीक है? मैं आप सुनती हूँ। अपने समय में बोलिए, आपको ये कहा जा रहा है। बीच बीच में टोकरे, जनता का समय खराब होता है, और चैनल का भी और डिबेट का भी। अनुभवी व्यक्ति हैं आप, कम से कम डिबेट किस तरीके से होते ये तो समझ ले। सुरेंद्र कुमार जी। जी मुस्कान जी, मैं यही एक कह रहा था कि महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार से आज ये सारी चीजें आई है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं से कोई रोल नहीं था, ना है। और कल आपने देखा होगा हमारे गठबंधन के बहुत अगर बड़े बीजेपी नेता, का रोल नहीं है तो क्यों फिर शिंदे गुट के नेताओं से मुलाकात हो रही है, ये बता दे। ये मुझे बताइए। शिष्टाचार मुलाकात मत कहिएगा इसे, सुरेंद्र कुमार जी, शिष्टाचार मुलाकात मत कहिएगा। हमारे तो असम के चीफ मिनिस्टर साहब ने उद्धव ठाकरे जी को भी निमंत्रण दिया, सर आप भी आइए, आप भी हम मेहमानबाजी करेंगे। हम तो उनको भी बुलाए हैं, कारण तो बता दीजिए उद्धव ठाकरे को बुलाने का। वापिस से वो जनादेश के पीछे जाने की कोशिश हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और आप एक तो देखिए ना, पूरे देश
जनता पार्टी लोकतंत्र का हत्या करने का काम तो ये लोगों ने किया। आज इन लोगों को फ्री में सत्ता मिला, इनका सत्ता मारने का दूरी तक कोई हिसाब किताब नहीं था। तो ये लोग आए और ये लोग जो है लड्डू ये लोग खाए। और आज देखिए एकनाथ शिंदे जी ने कल का क्या बयान था कि भगवान राम के नगरी अयोध्या में भी विधायक को जाने से मना किया उद्धव ठाकरे जी ने। और जो विकास का काम था, जिस क्षेत्र से जीत के आए, उस क्षेत्र के अंदर अगर कोई विकास के काम के लिए वहां जाते थे तो वो काम इनका नहीं होता था, शिवसेना का विधायक के। और किसका, कांग्रेस पार्टी के जो विधायक थे उनका काम होता था, एनसीपी के विधायक जो पार्टी थे उनका काम होता था। तो ये लोग घुटन महसूस कर रहा था। तो आज इन लोगों को वहां से मौका मिला निकलने का और एक नई जो है महाराष्ट्र के अंदर एक नया कुछ करने का और महाराष्ट्र का विकास करने का जो एक नया अवसर मिला है, उसके लिए आगे बढ़ने का काम कर रहा है। इसमें कहाँ से कहीं कोई दिक्कत है? अगर जिनको दिक्कत है तो वो जाने। और जहाँ तक पार्टी की बात, एकनाथ शिंदे जी का भी लोग कल सुप्रीम कोर्ट में अपना वो दायर किया है, तो कल जो फैसला आएगा वो सबको मानने को। ठीक है प्रियानंद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कानूनी सलाहकार के तौर पर, क्योंकि डिप्टी स्पीकर के पास जो अधिकार हैं उसके तहत देखिए विधायकों को तो निलंबन का नोटिस भेज दिया गया है। अब ये विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, अब उनके पास डिप्टी स्पीकर के पास कौन से ऐसे अधिकार हैं जिससे ये लगता है कि शिवसेना उद्धव सरकार जो है वो अपनी सत्ता बचा पाएंगे? देखिए, माननीय राज्यपाल जी ने नोटिस जारी की है बागी नेताओं के लिए, और कहीं न कहीं सारे जितने भी बागी नेताएं हैं उनको उस नोटिस का काउंटर देना होगा और अपनी बातें उनके सामने प्रस्तुत करनी होंगी। ईसीआई ने भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी अपनी चीजों को उन्होंने आगे रखी है। और कल की सुनवाई पे बहुत सारी चीजें निर्भर करती है। सुरेंद्र जी के बात का मैं एक कथित जवाब देना चाहूंगी कि वहाँ के माननीय सीएम साहब ने असम के माननीय सीएम साहब ने जो उद्धव ठाकरे जी को बुलाने का एक जरिया उठाया, क्या अगर वो ना बुलाते तो वो ना जाते? उनकी आवागमन क्या जरूरी थी या उनका बुलाना जरूरी था? क्या बीजेपी सरकार अगर आज कहीं नहीं इन्वॉल्व है, कहीं नहीं है, तो इतनी तैनाती किस बात की? वहाँ पे इतनी सुरक्षा कर्मी क्यों है? आखिर उनको किस बात का डर है? अगर कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह घूमने को जाता है तो घूमने में सुरक्षा कर्मी कहाँ से आ जाते हैं? चाहे वो बड़ोदरा में हो, सूरत में हो, गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू में हो, चाहे वो शिंदे साहब का आधी रात वापस से सूरत आना, बड़ोदरा आना, वापस से माननीय अमित शाह जी से मिलना, फर्नांडिस जी से मिलना, तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से इवन देवेंद्र फर्नांडिस जी ने जिस हिसाब से अपनी जीत की एक रात तय कर ली है, उससे तो बहुत कुछ साफ देखने को मिलता है। हर नेताएं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपनी चीजों को चमकाना चाहते हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि उनकी इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं समाज कल्याण में क्या बाधा स्थगित की जा रही है, एक क्या मैसेज जा रहा है समाज के अंदर। हिंदुत्व, शिंदे साहब ने बार बार हिंदुत्व का नाम लिया। ये हिंदुत्व क्या है? कट्टरता आज के नाम पर हिंदुत्व है? क्या बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व को ही सिर्फ देखा, या वहाँ के अंदर महाराष्ट्र के रहे अंदर सारे आवाम को देखा? ना जात पात ना बायस किया कभी उन्होंने अपने रेजिम में। तो क्या बाला साहब के नाम पर ये लोग अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं? नहीं, जिस हिंदुत्व की बात करते हैं प्रियलानंद जी एकनाथ शिंदे, अब देख लीजिए ना, उनके तो पोस्टर से ही गायब हो गया बाला साहेब ठाकरे। ये देखिए मुस्कान जी, सिर्फ और सिर्फ
ये राजनीति स्टंट है। इन सारे लोगों को पता है कि ये कहां से चैनलाइज होता है और कहां से चैनलाइज हो रही है। आने वाले समय में, आने वाले साल में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। हर एक राज्य में अपना एक हिंदुत्व बनाना चाहते हैं। अगर भाजपा डेमोक्रेसी को हटा करके डिक्टेटरशिप को लाना चाहती है तो वो भी साफ कर दे, क्योंकि ये हिंदुत्व के नाम पर जो ये कट्टरता कर रहे हैं, आपसी लोगों में मतभेद डाल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। हिंदुत्व नाम लेना चाहिए, हिंदुत्व को फॉलो करना चाहिए, लेकिन ऐसी कट्टरता जो आपस में ही समुदाय में आग का काम करे, वैसी कट्टरता हमें नहीं चाहिए। ना बाला साहब ठाकरे ने ऐसी कट्टरता की थी, ना अपने रेजिम में ऐसी कट्टरता उन्होंने पनपने दी थी। बिल्कुल, ये था सिर्फ सेना का संचालन। ये थे हमारे बाला साहब ठाकरे जो अपने हिंदू को लेकर के आगे बढ़े थे। बिल्कुल। और ये जो हिंदुत्व की बात करते हैं बार बार प्रियानंद जी, ठीक है, ये जो हिंदुत्व की बात करते हैं बार बार, ये भी तो देखिए ना, इस हिंदुत्व ने कभी आपस में बैर करना नहीं सिखाया है किसी को। मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। सुधा मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस से। बहुत स्वागत है सुधा जी आपके एनबी न्यूज पर। फिलहाल जिस तरीके से महाराष्ट्र की ये जो पूरी राजनीति चल रही है, इसमें सीधे तौर पर आरोप लगाया जा रहा है महाविकास अघाड़ी सरकार के द्वारा कि ये सब बीजेपी कर रही है। लेकिन अभी जिस तरीके से दो बयान सामने आए हैं, संजय राउत कह रहे हैं कि 40 विधायकों के शव लौटेंगे मुंबई और उनको पोस्टमार्टम के लिए विधानसभा भेजा जाएगा। उधर से आदित्य ठाकरे ये कह रहे हैं कि 30 मई को ही एकनाथ शिंदे को सीएम पद के लिए दे दिया गया था ऑफर, उसके बाद भी ये सब चीजें क्यों? जो कुछ चल रहा है ये अघोषित इमरजेंसी आप इसको बोल सकती हैं। ये लोग बार बार कहते हैं कि इमरजेंसी थी और ये हुआ वो हुआ। तो जो देश में चल रहा है ना, छुपे पर्दे के पीछे जिस तरह से राजनीति की जा रही है, सबसे पहले मुस्कान जी जो बात मैं स्पष्ट कर दूं कि एकनाथ शिंदे जी शिवसेना को हथियार नहीं सकते, क्योंकि आप जानते हैं, सभी लोगों को ये पता होगा कि जो उनका अपना एक उस पार्टी का जो अपना संविधान है, उस संविधान के तहत जो उसका मुख्य है और उसके जिलाध्यक्ष, सांसद, विधायक नहीं आ रहा है। ठीक है, इस खाने को दूर करेंगे। सुधा जी आप अपनी बात रखें, मैं आ रही हूँ सुरेंद्र जी। जी आवाज साफ आ रही है? जी जी जी। तो मुस्कान जी मैं कह रही थी कि जो संविधान शिवसेना का है उसके अनुसार एकनाथ शिंदे उस पार्टी को अपना नहीं बना सकते, पहली चीज। क्योंकि जो मुख्य पद पे होता है उसकी ही बातें वहां पे मुख्य होती हैं। जिस संविधान को, शिवसेना के संविधान को उन्होंने दे रखा है, जब संविधान उनका ये बात इजाजत देता ही नहीं है तो ये बात सबको करनी ही नहीं चाहिए कि एकनाथ शिंदे शिवसेना ले लेंगे। दूसरी बात, जिस तरह से अगर कोई नाराजगी थी तो नाराजगी दूर करने के लिए महाराष्ट्र क्या छोटा राज्य है या वहां पे बातें नहीं हो पा रही थी? तो जिस तरह से सुरक्षा चक्र के बीच में, कल मैं न्यूज चैनलों पे देख रही थी कि सुरक्षा चक्र कम कर दिया गया है। अरे उन्हें किससे डर है, किस चीज से डर है? भाई अपनी पार्टी के लोगों से नाराजगी है, आप बैठ के बात करिए, चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन जब यहाँ पे मन बना हुआ है किसी पार्टी का, जब आपने कहा, एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमारे पीछे कोई बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, बाद में उसको उन्होंने नाम भले न लिया हो, लेकिन आप सब जानते हैं केंद्र से में बैठी हुई बड़ी पार्टी राष्ट्रीय कौन सी? महाशक्ति का नाम दिया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मुस्कान जी इन चीजों के पीछे कहते हैं ना, कठपुतलियां जब चल रही होती हैं तो भले ही सारा काम कठपुतलियां कर रही हो, लेकिन इशारा किसी और का होता है। ठीक है सुधा जी, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास और इस महाशक्ति का नाम सुरेंद्र जी से पूछ लेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। राष्ट्र धर्म में बात एक बार फिर से महाराष्ट्र के सियासी बवंडर की कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र कुमार जी, महाशक्ति का नाम दिया गया था एकनाथ शिंदे ने, जब वो होटल से गए थे, रेडिसन ब्लू से बाहर गए थे और उसके बाद वो वापस लौट कर आए तो उन्होंने कहा कि महाशक्ति से मुलाकात होकर आ रही है। जरा ये महाशक्ति कौन है, आप ही बता दीजिए।
संजय जी ने जो भी कुछ कहा ये उनका अंदरूनी मामला था, अंदरूनी मामला है। और आदित्य ठाकरे जी ने जो अभी आपने कहा कि उनका बयान था कि 30 मई को उनको चीफ मिनिस्टर का ऑफर दिया गया था। तो आप एक सोच के देखिए, जो व्यक्ति सीएम पद को ठुकरा रहा, मुख्यमंत्री बनने के लिए जो है लोगों का सपना होता है, और जिस सपना के कारण आज जो है उद्धव ठाकरे जी जो बाला साहब ठाकरे जी का जो सपना था, उन सपनों को तोड़ के सीएम बने। और आप सोच लीजिए कि इतनी बड़ी पद मिल रहा हो और वो व्यक्ति जो है ठुकरा दिया, तो कहीं ना कहीं जो है अंदरूनी जो मामला था शिवसेना के अंदर, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी मामला जरूर है जिसके कारण जो है एकनाथ शिंदे जी ने आज इस तरह का जो काम किया। ये तो उनका अपना अंदरूनी मामला है, इसमें तो ना तो हमको इसमें किसी प्रकार का कुछ कहना है। ये तो जाने जो कांग्रेस जाने, एनसीपी जाने और शिवसेना जाने, क्योंकि इनके साथ जो है उनकी सरकार थी और अंदर क्या मामला चल रहा है, अंदर में क्या खिचड़ी पकी, ये तो वो लोग जाने। ठीक है, अब आप क्या जानते हैं ये बता दें। सुरेंद्र कुमार जी, आप क्या जानते हैं ये बता दें। सब कुछ तो वो जाने, आप क्या जानते हैं ये बता दें। क्या आपको ये पता है कि सुनिए, आप सुन लीजिए, क्या आपको ये पता है कि एकनाथ शिंदे बार बार ये क्यों कह रही है कि शिवसेना को अगर गठबंधन करना है तो बीजेपी से करे। क्या आपको ये पता है कि एकनाथ शिंदे जब होटल से बाहर जाते हैं उसके बाद महाशक्ति से मिलकर आते हैं, वो ये मुलाकात क्यों हुई। क्या आपको ये पता है कि बार बार बीजेपी के तमाम नेताओं का नाम सामने आ रहा है और बार बार बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ मुलाकात हो रही है शिंदे की, ये तो पता होगा आपको। अपनी खिचड़ी तो चलिए महाविकास अघाड़ी सरकार निपटा लेगी, आप अपनी खिचड़ी बता दीजिए। देखिए मुस्कान जी, जहाँ तक एकनाथ शिंदे जी ने कहा और आपका जो सवाल है, इसमें आप हमको बता दीजिए हमारा कहाँ से क्या रोल है। वो तो सही कहा कि जिस दिन जनादेश मिला था, जब चुनाव साथ में हम लड़े, तो चुनाव साथ में हम लड़े, महाराष्ट्र की जनता ने आशीर्वाद दिया हम दोनों को, तो सरकार तो हमारी और बीजेपी की होनी चाहिए। तो तब यही तो दुख है बीजेपी को, उनकी सरकार शिवसेना और बीजेपी की क्यों नहीं है के लिए वो हमारा साथ छोड़ दिया। तो एकनाथ शिंदे जी ने उनको याद दिला रहे हैं कि आपने जो गलतियां पीछे की उसको आप सुधार लो। एक बात, दूसरी बात उन्होंने ये कहा हिंदू या हिंदुत्व की जो बात उन्होंने किया, उन्होंने तो बाला साहब ठाकरे जी का जो सिद्धांत था, जो विचारधारा थी, वो उन्होंने उनको दोहराया। इसमें कहां से कोई और नई अलग बात आ गई। बाला साहब ठाकरे की विचारधारा तो प्रियलानंद जी ने बिल्कुल साफ कर दी है, उसमें तो कोई संशय नहीं छोड़ा उन्होंने। बाला साहब ठाकरे की विचारधारा क्या थी, प्रियलानंद जी का अगर आपने कमेंट सुना हो तो सब बातें साफ कर दिया उन्होंने, ठाकरे साहब की कैसी विचारधारा थी। तो इसमें देखिए, उन्होंने तो जो उनका अपना अंदरूनी मामला था, उन्होंने अपनी बात रखी, तो इसमें कोई नई बात या पुरानी बात, बीजेपी का तो कोई रोल है नहीं। सुनिए सरकार में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना। अब सुनिए बीजेपी को दिक्कत किस बात की है, अब सुनिए बीजेपी को दिक्कत किस बात की है सुरेंद्र कुमार जी। दिक्कत इस बात की है कि शिवसेना के साथ जनादेश बीजेपी को मिला था, लेकिन बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनी। अब दिक्कत इस बात की भी है कि पहले 7 बार ऐसा हो चुका है जहां पर सरकार नहीं होती है, बीजेपी हमेशा कोशिश करती है वहां कूदने की कि कैसे सरकार बना ली जाए, और वो ये दिक्कत है अभी बीजेपी को। अब चलिए सुधा मिश्रा जी बाकी साफ चीजें क्लियर कर ही देंगी। आ रही हूँ सुधा मिश्रा जी। जी मुस्कान जी, आपने पूछा कि कौन है महाशक्ति। मुझे संशय है कहीं वही बाबा तो नहीं है जो हिमालय से आए थे, बाकी जगहों पे इन लोग को राय दे रहे थे। दूसरी बात, ये कुछ नहीं जानते, मैं बताती हूँ। उत्तराखंड 2016, अरुणाचल प्रदेश 2016, गोवा 2017, कर्नाटक 2019, मध्य प्रदेश 2020, पश्चिम बंगाल 2020 नाकाम रहे, राजस्थान 20 में नाकाम रहे, महाराष्ट्र की पिक्चर चला रहे हैं। चलिए मध्य प्रदेश में तो क्लियर हो गया कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में तो थोड़ा सा जीत गए थे, कोई बात नहीं। जी वही कह रही हूँ, नाकाम रहे पश्चिम बंगाल, राजस्थान में, और महाराष्ट्र में खेला कर रहे हैं। तो ये इतने मासूम है मुस्कान जी कि ये लोग कर जाते हैं, इन्हें पता ही नहीं चलता है। राजनीति की वह रूप दिखा रहे हैं कि ये लोग अपने कर्म को जान भी नहीं पाते हैं। इससे बुरा और
और देश के लिए क्या हो सकता है ठीक है। कि राजनीतिक पार्टियां जो कर्म कर रही हैं उसको भी मानने का इनके अंदर मादा नहीं है कि हाँ हम कर रहे हैं। इनको जनता जवाब देगी, क्योंकि वेट एंड इस वॉच तरह की से पॉलिसी है राजनीति ना का अभी जो बीजेपी ढंग की। है। बीजेपी तो अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी में सामने आ गई तो कहीं अजीत पवार जैसा सीन ना हो जाए फिर से। प्रियल जी, जी देखिए ये जो सियासत का ड्रामा चल रहा है प्रियल जी, क्या वाकई बीजेपी पर देखिए आरोप सारे लग रहे हैं और खुद अभी सुधा मिश्रा जी ने साफ पहले की चीजें क्लियर कर ही दी है। 2016, 17, 19, 20 जिस तरीके से तमाम चीजें की, हमेशा से ही बीजेपी की ये कहीं ना कहीं पॉलिसी रही है कि जहां पर सरकार नहीं है वहां पर बनाने की कोशिश करे। लेकिन महाराष्ट्र में तो जनादेश मिला भी था, अब वो सत्ता के लोभ में किस तरीके से कैसा गठबंधन किया गया वो हमारे सामने है। महाराष्ट्र के अंदर क्या है, भाजपा के अंदर एक चीज है, उनको पूरी लड्डू चाहिए, उनको आधी लड्डू ना पसंद नहीं आती है। तो उनको ये समझ में आती है कि हम खाएं बाकी कोई और ना खाए। उनको समाज कल्याण आवाम कुछ नहीं समझ में आता है। सुरेंद्र जी बिल्कुल बोलिएगा, पहले मुझे बोल लेने दीजिए। कहीं ना कहीं सरकार उनको कहीं ना कहीं आज एक एबीपी न्यूज पे आज किसी एमएलए के जो बागी नेता है उनके सुपुत्र ने बोला कि ये कैसा बाला साहब का ये कैसा गुंडई राज चल रहा है जो हमारे पिताजी के पूजनीय पिताजी के ऑफिस में आकर के लोग मार काट रहे हैं। मन तो किया कि उनसे जाकर के सवालात करें कि आपके पूजनीय पिताजी कैसे थे जो बाला साहब के नीति कानून को फॉलो करते करते गुवाहाटी तक पहुंच गए। सुधा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये एक वो बाबा है जो हिमालय से बिल्कुल आए हैं और देश के अंदर जो जनाधार चल रही है उनको कुछ नहीं पड़ा हुआ है। लेकिन आज जर्मनी में इंडियन कम्युनिटी को संबोधित बड़े अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे बैठे भारतीय को ये नहीं पता कि उनके भारत देश में उनके लोगों के साथ, उनके भाइयों बहनों के साथ क्या विपत्ति वो क्या झेल रहे हैं। और मैं यही अपील करूंगी इस चैनल के माध्यम से आवाम को, जनता को, कि अगर अब नहीं जागे तो कल की डेट में तुम्हारे हाथ में किताब नहीं होगा, तुम्हारे हाथ में रामायण दिखेंगे, धर्म की किताबें दिखेगी, कट्टरता की किताबें दिखेंगी, हिंदू मुस्लिम की किताबें दिखेंगी, क्योंकि ये और कुछ भी नहीं। ठीक है, धर्म की किताबें होना भी सही है प्रियानंद जी, गलत नहीं है, लेकिन ये कट्टरता जब आ जाती है, जहां पर ये कट्टर शब्द आ जाता है वहां पर चीजें खराब हो जाती हैं। इंसान हर समुदाय करता है, हर समुदाय को करनी चाहिए, लेकिन वो धर्म सिर्फ धर्म स्थापना के लिए अच्छी होती है, कट्टरता के लिए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुरेंद्र सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे। सुरेंद्र सिंह जी, हिमालय से बाबा जी आए हैं और महाशक्ति बनाकर चले गए असम में बीजेपी को, अब ये महाशक्ति क्या कर रही है जरा बता दें। अभी आरोप लगाया गया कि जर्मनी में जो है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अब देखिए जर्मनी का मुद्दा मत उठाइए, उन्होंने अपना कमेंट दिया, अब मुद्दे पर आइए। जवाब तो देना पड़ेगा अनुष्का जी। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए, समय भी समाप्त होता जा रहा है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, जर्मनी में जिस प्रकार से देश का नाम, देश का झंडा ऊंचा किया, आप भूल गए क्या? यही हमारे राहुल बाबा जो है जो विदेशों में जाके देश की बुराई करते हैं, थोड़ा इसका भी बोल लीजिए। और नेपाल सुरेंद्र जी अपनी इतिहास उठा करके देख लीजिए, इतिहास उठा करके देख लीजिए, सिर्फ हिमालय से आए बाबा जी ने ना अपने देश का नाम नहीं रोशन किया था। इतिहास उठाकर देख ले, और भी बहुत नामचीन ऐसे बाबा थे जो नाम रोशन किए थे, क्योंकि आपके बाबा जी जितना शांत है उतने ही शातिर है। उनकी गुंडाई राज और उनकी कट्टरता लोगों को एक दिन समझ आएगी। ठीक है प्रियल जी, सुरेंद्र जी आप मुद्दे पर आ जाइए। ठीक है, 1975 भूले नहीं है, लोकतंत्र का जो काला दिन था। दूसरी बात, जनता इसको भी नहीं भूलेगी सुरेंद्र, जनता इसको भी नहीं भूलेगी जो आप
नहीं भूलेगी। मुख्यमंत्री हर सरकार में काले दिन आते हैं, हर सरकार वक्त विपक्ष और बहुत सारी चीजें होती है हर सरकार के अंदर, लेकिन ये पहले ऐसी सरकार है जो देश के अंदर भूख डाल रही है। ठीक है प्रियल जी, ठीक है, मुद्दे पर वापस आते हैं। ठीक है, मुद्दे पर वापस आते हैं। ठीक है प्रियल जी, समय भी समाप्त होना जा रहा है। भाजपा का नाम कट्टरता होनी चाहिए, भूख डालना होना चाहिए, क्योंकि भाजपा ये भूख डालने का काम करती है और कुछ नहीं करती है। भाजपा के अंदर ये गुंडाराज किसी दिन भाजपा को ले बैठेगी। ठीक है प्रियलाल जी, ठीक है, आ रही है फिर से आपके पास, समय भी समाप्त होता जा रहा है। स्टार्टिंग आखिरी कमेंट का वक्त है। सुरेंद्र कुमार जी, आ रही सुधा मिश्रा जी। सुरेंद्र कुमार जी, मुद्दे पर जल्दी से बात रखिए, समय भी समाप्त होता जा रहा है, जल्दी से। वही कह रहा हूँ ना कि इस लोकतंत्र के अंदर अगर लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो आज आजमगढ़ और रामपुर की नाम जीते हैं। जनता का प्यार और जनता का आशीर्वाद जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है और रहेगा। जनता का आशीर्वाद है नहीं, वो तो देखा जाएगा ना। वो आप बात बताइए ना, मुद्दे की बात करिए, महाराष्ट्र पर आ जाइए। महाराष्ट्र पर आ जाइए। प्रियलानंद जी, रिक्वेस्ट है आपसे, आ रही हूँ फिर से, आ रही हूँ प्रियलानंद जी, आ रही हूँ सुधा मिश्रा जी, आ रही हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए, समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है। ठीक है सुरेंद्र कुमार जी। सुधा मिश्रा जी, आखिरी कमेंट आपका। जी मुस्कान जी, बस मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगी, जब बहस हो रहा हो तो अगर हम प्यार से किसी की बात सुन के उत्तर देंगे तो बहस करने का कोई फायदा होगा। बैठ के मंच पे लड़ने से जनता का भला नहीं होने वाला है। मैं 4 लाइनें देती हूँ। सुरेंद्र भाई, गलत को गलत कहना, सही को सही कहना। इमरजेंसी के लिए इंदिरा गांधी ने जनता से माफी मांगी थी, उसके बाद भी वो सत्ता में आई थी। तो अगर गलती है तो माफी मांग लेना बहुत बड़ी बात होती है। मैं 4 लाइनें देखती हूँ जो आप लोग देश में कर रहे हो, तो खुदकुशी है, आप ही अपनों को बांटते हो जहर। इश्क जहां इल्म था वहां नफरत की दीवार है। आप लोग क्यों जनता के बीच में नफरत की दीवार खड़ी कर रहे हैं? इंसान बने रहने दो, इंसान की बात करो, इंसानियत की बात करो, देश के विकास की बात करो। देश विश्व गुरु तब बनेगा जब देश के लोग संतुष्ट होंगे, रोटी होगी, रोजगार होगी, किसान और बेटियां सुरक्षित होंगी। उसकी बात करिए तो सुनने में और करने में दोनों अच्छा लगेगा। ठीक है सुधा मिश्रा जी, समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र का सियासी बवंडर, बात यहां से शुरू हुई लेकिन घूम फिर कर इमरजेंसी जर्मनी न जाने कहां तक पहुंची। लेकिन अभी भी महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो इसी चक्कर में है कि आखिर किस तरीके से ये जो शिवसेना है, उद्धव ठाकरे जो है वो सीएम रहेंगे या नहीं, और बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है अब उसके नए नेता एकनाथ शिंदे होंगे या फिर उद्धव ठाकरे अपनी सत्ता बचाने में कामयाब होंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।